अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ 99% चांस है ईदर यू आर द मेंबर ऑफ ए मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एनी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और यू आर अकाउंटेंट और ऑडिटर ऑफ ए कोऑपरेटिव group housing society and you want to know about taxability, documentation and proper accounting of a cooperative group housing society। और जानना भी चाहिए बिकॉज जिस तरीके से अर्बन एरियाज में CGSH का कल्चर बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट के भी अटेंशन यहाँ पे बढ़ रही है। तो इट्स बेटर दैट वी शुड कंप्लाई द लॉ टू अवॉइड एनी फ्यूचर इशू। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल टैक्सेबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, जमा करेंगे, अकाउंटिंग कैसे होगी, ड्यूरिंग ऑडिट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जुगाड़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाए और टैक्स इवेड करना चाहते हैं, मैं सर इसको इवेड ही बोलूँगा बिकॉज अगर कोई चीज़ टैक्सेबल है और आप उसका हेड चेंज करके या कोई भी जुगाड़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो वो टैक्स इवेजन ही है। और इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि जब मैनेजमेंट कमेटी टैक्स इवेड करती है, टैक्स प्लानिंग नहीं, टैक्स को कम करती है अनएथिकल तरीके से, तो उनकी खुद की जेब में कुछ नहीं जाता क्योंकि वो तो सोसाइटी का पैसा है और आप सोचते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओवर स्पेंडिंग एंड कंप्लाइंसेस। ये कंप्लाइंस है। और अगर आज से 2 साल 3 साल बाद किसी डिपार्टमेंट से कोई लव लेटर आता है ना सोसाइटी में, वो सोसाइटी के नाम पे नहीं आएगा, वो आपको एड्रेस करके आएगा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, MC मेंबर, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। मगर अगर आप टैक्स इवेड करके टैक्स बचाते हैं तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रेज नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं अकाउंटिंग और टैक्सेबिलिटी समझाऊंगा। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद दोबारा से आपसे बात करता हूं कि ये कितना ज़रूरी है। देखिए, CGSH की टैक्सेशन को समझने के लिए हमें उसके इनकम एक्सपेंडिचर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हमारा एक्सपेंस हमारी इनकम से ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस है और हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर गलती से मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस से ज़्यादा आ गई तो हमें लगता है कि यार प्रॉफिट आ गया और अब हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेंट को बोलते हैं जी खर्चे इसमें दिखाओ, या खुद देखते हैं कि कौन सा खर्चा ऐसा है जो अकाउंट फॉर नहीं हुआ, ताकि इस इनकम को, इस प्रॉफिट को हम कम कर दें और टैक्स से बच जाए। सर एक्चुअल में CGSH में इनकम एक्सपेंडिचर में चाहे आपका प्रॉफिट आ रहा है यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है, या एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है आपकी इनकम से, इससे टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स पर क्या कैसे फर्क पड़ता है वो जानने के लिए हमें इनकम एक्सपेंडिचर के एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हाफ सेगमेंट की, जिसमें इनकम साइड में आता है इनकम फ्रॉम मेंबर और एक्सपेंडिचर साइड में आता है एक्सपेंसेस फ्रॉम मेंबर ऑन मेंबर, यानी कि एक्सपेंस जो भी आपने मेंबर्स के लिए किए हैं वो यहाँ पे आ जाता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इनकम फ्रॉम मेंबर का एग्जांपल लूं तो वट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम मेंबर इन एनी नेम, वो इनकम फ्रॉम मेंबर से आ जाएगा। चाहे आप उसे मेंटेनेंस कह लीजिए, चाहे आप उसे कॉर्पस फंड कह लीजिए, चाहे पार्किंग, लेट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर, मेंबरशिप फीस, कुछ भी, वट एवर यू विल रिसीव फ्रॉम द मेंबर, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके अंगेंस्ट जो भी आप फैसिलिटीज मेंबर्स को दे रहे हैं वो एक्सपेंडिचर ऑन मेंबर्स आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, या जो भी आप सोसाइटी में खर्चा कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मेंबर्स, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की। इसके अंदर आता है इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर और एक्सपेंसेस ऑन नॉन मेंबर। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर आ गया बैंक इंटरेस्ट, कैनोपी रेंट, डीलर फीस, टेनेंट फीस, स्क्रैप,
शॉप रेंट, कम्युनिटी हॉल रेंट फ्रॉम आउटसाइडर, मतलब आपने जो भी रिसीव किया अदर देन मेंबर से, चाहे वो बैंक से रिसीव किया, चाहे वो किसी इंसान से रिसीव किया, कहीं से भी आया, वो इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर में आएगा। और अगर ये इनकम कमाते हुए आपने कोई खर्चा किया, जैसे लेट सपोज आपने कम्युनिटी हॉल रेंट पे दिया आउटसाइडर को, और जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो आपने सोसाइटी के फंड में से दिया उस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो वो एक्सपेंडिचर ऑन नॉन मेंबर में आ जाएगा। आपने स्क्रैप सेल करना था, उसके लिए न्यूज़पेपर में बिडिंग दी, तो जो न्यूज़पेपर को आपने एक्सपेंस दिया होगा वो एक्सपेंसेस ऑन नॉन मेंबर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपकी सोसाइटी के अंदर कोई शॉप है जिसको आपने एक लमसम अमाउंट पर रेंट पे दे दिया, और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर रहे हैं सोसाइटी के फंड से, तो वो खर्चा वहां पर आ जाएगा। मतलब इनकम फ्रॉम मेंबर वो जो आप मेंबर से ले रहे हैं किसी भी नाम से, एक्सपेंसेस ऑन मेंबर वो जो आप अपने मेंबर्स पे कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर वो जो आप मेंबर के अलावा किसी से भी लेंगे, और एक्सपेंडिचर ऑन नॉन मेंबर वो जो आप इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर्स को कमाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। अब जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है, समझिए, इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर लेस एक्सपेंसेस ऑन नॉन मेंबर। जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल इनकम है। मतलब आपको टैक्स कंप्यूट करने के लिए सिर्फ ये दो चीजें देखनी है, ऊपर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे आप अपने मेंबर से 1 करोड़ ले ले और उसके बिहाफ पर सिर्फ 1 लाख खर्च करे, तो 99 लैक्स जो आपके पास सरप्लस पड़ा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना। अब ये जो मैंने 99 लैक्स वाली बात बोली है कि जो आपका एक्सेस फ्रॉम मेंबर जितना भी ज्यादा हो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इस बात को समझने के लिए हमें जो सीजीएसएच का स्पेशल स्टेटस है उसे समझना होगा। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। इसका मतलब है नो मैन कैन ट्रेड विद हिमसेल्फ। अपने आप से कोई भी इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ही कुछ बेच दूं। आइए इसको अब सीजीएसएच के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सीजीएसएच बनता कैसे है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 मेंबर लिए हैं। अब ये 4 मेंबर 40 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, जितने आपकी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उतने भी हो सकते हैं। अब इन सारे मेंबर्स के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम मिलके एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना ले, तो सीजीएसएच लिमिटेड बन जाती है, जैसे कि आपकी सोसाइटी है। अब ये सोसाइटी मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेके, जिसे आप मेंटेनेंस या मंथली बिल या क्वार्टरली बिल के तरीके से रेज करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन लेके अपने मेंबर्स को वापस फैसिलिटीज देती है, जिसमें मेंटेनेंस आ गई, सिक्योरिटी आ गई, सब कुछ आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये पैसा मेंबर का ही तो है। अब मेंबर का जितना पैसा खर्च हुआ वो हो गया, बाकी जो पैसा है वो एक कंसोर्टियम में पड़ा हुआ है। तो सर मेरा पैसा मैंने अपने ही फायदे के लिए सीजीएसएच के अकाउंट में रखा है, तो व्हाई शुड आई पे टैक्स ऑन माय ओन मनी? दैट इज नॉट अर्नड इनकम, दैट इज माय इनकम जिसपे मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुका हूं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो मेरे अकाउंट में नहीं है, वो सीजीएसएच के अकाउंट में है। अब ये बात डिपार्टमेंट को भी समझ आई। डिपार्टमेंट ने कहा यार बात तो सही है, यहाँ कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा, आपने अपना ही एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाया है, वहां से आप खर्चा कर रहे हैं, तो चलिए वट एवर सीजीएसएच विल रिसीव फ्रॉम द मेंबर विल बी टैक्स फ्री। मगर अब यहाँ टैक्सेबिलिटी की बात कहाँ आती है? सीजीएसएच के पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है। सीजीएसएच ने कहा कि वाई वी शुड नॉट इन्वेस्टेड इनटू एफडी, ताकि वहां से इंटरेस्ट आ जाए और उसको हम यूज कर ले अपनी सोसाइटी के बेनिफिट में। सीजीएसएच के पास एक कम्युनिटी हॉल है, तो सीजीएसएच ने सोचा कि क्यों ना इसको आउटसाइडर को भी रेंट पे दिया जाए, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल हमारे फंक्शंस चलते हैं, तो कुछ इनकम हमें कम्युनिटी हॉल से भी मिल जाएगी। व्हाई शुड आई नॉट लेट इट आउट टू द आउटसाइडर्स? उसके साथ साथ
CGSH के अंदर यानी कि आपकी सोसाइटी के अंदर कोई शॉप है, आपने वो ग्रोसरी वाले को रेंट पे दे दी है, और ग्रोसरी वाला आउटसाइडर है, आपने कहा कि चलिए जगह खाली थी, कुछ रेंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्क्रैप था, सोसाइटी के अंदर कुछ पुराना सामान था, आपने उसको बेच दिया। आपकी इन ट्रांजैक्शंस को देख के डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये तो गलत है। हमने आपका स्पेशल टैक्सेशन का जो स्टेटस है वो दिया था जब आप अपना पैसा अपने लिए यूटिलाइज करेंगे, मगर अब आप थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, बैंक हो गया या कोई भी आउटसाइडर हो गया, वो आप खुद नहीं है, दे आर आउटसाइडर, वो आप यहां से कमा रहे हैं। अब आप यहां से कुछ भी इनकम कमाए, हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी आप कमाएंगे दैट शुड बी टैक्सेबल, कि उसमें हमारा हिस्सा हमें दे, बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर मेंबर्स। तो इसलिए वट एवर यू विल रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर, दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। तो सर अभी तक हमने सीखा कि एक्चुअल में टैक्सेबिलिटी क्या है कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एज ए एमसी मेंबर या एज एन अकाउंटेंट और ऑडिटर व्हाई वी शुड कंप्लाई विद द लॉ, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी इशू क्रिएट ना हो जिससे मेरी पर्सनल लायबिलिटी बने। तो चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं। सर पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैनेजमेंट, फिर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, कि व्हाई वी शुड स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द लॉ। एज ए मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्स पे करने वाले हैं आप, ये आपकी पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जेब से पे करना है। सर ये एक कंप्लायंसेस है टुवर्ड गवर्नमेंट। तो अगर टैक्स प्लानिंग है तो करिए, मगर टैक्स इवेजन मत करिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा देर इज ए थिन लाइन बिटवीन ओवर स्पेंडिंग एंड कंप्लायंस कॉस्ट। ये ओवर स्पेंड नहीं है कि कोई क्वेश्चन करेगा कि आपने सोसाइटी के पैसे को ओवर स्पेंड किया है। सर ये कंप्लायंस है जो टुवर्ड गवर्नमेंट है और आपको ये करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आपको ये क्यों करना चाहिए। अल्टीमेटली आप सिग्नेटरी अथॉरिटी है, आपके साइन बैलेंस शीट पे जा रहे हैं, आपके साइन सिग्नेचर्स जो भी है वो चेक्स पे जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशंस पे आपके साइन है। तो कल से कल यू विल बी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स विच इज नॉट कंप्लाइड विद। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की एज ए एमसी होने वाली है। नेक्स्ट है कि आपका जो टेन्योर है ना, नॉर्मली सोसाइटीज के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर है वो 3 साल का ही है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट एमसी के मेंबर है वो भी ये वीडियो देख रहे हो, और 3 साल बाद सबसे पहले लॉ कंप्लायंसेस पे ही कॉस्ट क्वेश्चंस उठे कि सर इनकम टैक्स भी पे नहीं किया आपने, तो किस तरीके की कंप्लायंसेस करी है। अगर गवर्नमेंट से कोई लव लेटर आता है, कोई नोटिस आता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो हमें समझना चाहिए कि 3 साल तक आप इस चेयर पे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसी आने वाली है वो किस तरीके से इन कंप्लायंसेस के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है। क्योंकि कारण क्या होता है, इनकम टैक्स में जो भी कोई केस खुलता है ना, जरूरी नहीं है कि आज का केस आज ही खुले, वो 3 साल बाद भी खुल सकता है, 4 साल बाद भी खुल सकता है। तो उस समय आप ये जस्टिफाई करने के लिए उस चेयर पे हो सकता है हो सकता है ना हो कि आपने टैक्स क्यों पे नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर कि आप लोगों को भी पता है, मैं भी पिछले 15 साल से देख रहा हूं, एज ए एमसी इट्स ए थैंक्सलेस जॉब। कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। चलिए रिवॉर्ड ना मिले तो वो समझ आता है, सर क्रिटिसिज्म इतना है, आप कुछ करेंगे तब भी क्रिटिसाइज होगे, नहीं करेंगे तब भी क्रिटिसाइज होगे। तो व्हाई वी शुड अकाउंटेबल फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। तो एटलीस्ट जो कंप्लायंसेस है वो मुझे पे करने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। जो नेक्स्ट है सर, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पे करना चाहते हैं कि नहीं, आप शो करना चाहते हैं इनकम के नहीं। जैसे आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो आप देखते हो कि एज ए पर्सनल भी जो भी आपकी एफडीज के इंटरेस्ट है, जो भी आपकी ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस कटा हुआ है, वो ऑलरेडी आपके 26 टीआईएस एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद योर सोसाइटी। जितने भी इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी ऐसी इनकम है जहाँ टीडीएस कट रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास है। अब आपको सिर्फ रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने से ऐसा नहीं है कि उनके पास से वो जो इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी।
अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास है जो अपनी रिटर्न में आप सही तरीके से नहीं दिखाते हैं, तो वो उसको आज भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कल भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज एन अकाउंटेंट की। सर, अगर आप एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर टैक्स इवेजन कराते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैंने आज तक कोई सोसाइटी ऐसी नहीं देखी है अपनी लाइफ में कि आपने उनका, मान लीजिए 10,000 का टैक्स का बेनिफिट करा दिया, तो उसमें से 2,000 रुपये आपने उन्होंने आपको दे दिए। तो सर, जहां पे कॉस्ट है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर कल से कल कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो एमसी भी ये कह देगी जी हमने तो एक्सपर्ट से पूछ के किया था, और एक्सपर्ट कौन हो गए? आप। और आप भी उस समय दायरे में हो जाएंगे कि यार हाँ, मुझसे तो पूछा था। मगर अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आपके ऊपर आ गई है, उसका बेनिफिट क्या है? आंसर इज जीरो। तो सर, टैक्स इवेजन में कभी मत जाए। आप एमसी को बताए कि आपका इतना टैक्स बनता है, लास्ट कॉल शुड बी देयर। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है सर, एज एन ऑडिटर आपकी जो रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। वो मुझसे ज्यादा आपको पता है, और मैंने देखा है सर कि एमसी जब चेंज होती है तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए जाते हैं और आरसीएस के अंदर कंप्लेंट की जाती है, जी हमारी ऑडिट ठीक नहीं हुई है, प्लीज ऑर्डर फॉर स्पेशल ऑडिट। तो अगर सोसाइटी में बिल्कुल भी डिस्प्यूट है, तो टैक्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखें, और ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सके फॉर फ्यूचर। अब जैसे मैंने आपको बताया, 3 साल बाद एमसी चेंज होगी, नई एमसी का आपके लिए क्या स्टैंड होगा, ओनली गॉड नोस। तो एटलीस्ट सेफ गार्ड योर सेल्फ। टैक्स के बारे में एमसी को जरूर बताएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आप किसी सोसाइटी में काम करते हैं तो इट्स ए लो पेइंग जॉब। नॉर्मली सोसाइटीज कॉर्पोरेट की तरह पेमेंट नहीं देती है, वहां पे आपके रेमुनरेशन हो गया या प्रोफेशनल चार्जेस हो गए, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो सर, जितनी आपको इनकम वहां से हो रही है, क्या उसके लिए आप इतनी हैवी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है कि कल से कल यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द टैक्स इवेजन? तो ये आपको एक बार सोचना चाहिए। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 5 में बताया था, डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी ये सब चीजें है, तो नॉन कंप्लाई करने का मुझे नहीं लगता जी कोई तुक यहाँ बनती है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए जब आप किसी एमसी के पार्ट है, या अकाउंटेंट है या ऑडिटर है किसी भी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के। ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद भी स्टिल देर इज सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। जैसे कि एज ए एमसी मेंबर आप तो चाहते हैं कि आप लॉ कंप्लाई करें और जितना भी टैक्स बनता है वो दे, मगर बाकी एमसी मेंबर आपके साथ एग्री नहीं है। वो कहते हैं जी पहले जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, या हम टैक्स नहीं देना चाहते, या कुछ भी। इस केस में आप कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, या एज एन अकाउंटेंट और एज एन ऑडिटर अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग ऑडिट या ड्यूरिंग अकाउंटिंग? अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके के एमआरएल, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, आपके पास होने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनेक्स्चर क्या क्या होने चाहिए? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए? आपकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं सोसाइटी की, तो किस तरीके से आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए, कहाँ कौन सा कॉलम भरना चाहिए, और कौन से सेक्शन आपको बेनिफिट दे सकते हैं ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्या कंसल्टेंसी पेड है? यस, बट नॉमिनल चार्ज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। और अपने एमसी मेंबर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी लॉ का कंप्लायंस पता लगे और आपका काम आसान हो जाए उनको मनाने का। थैंक यू सो मच।